अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। हमारा मुल्क और इदारे कभी अपनों के दबाव में होते हैं और कभी गैरों के दबाव में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि IMF के साथ उनकी मुलाकात हुई है, IMF के एक वफद से, और अदालती इस्लाहात की बात की है। मगर साथ ही अगले ही सांस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान के जेल से लिखे गए एक ख़त का उन्होंने नोटिस लिया है और ये मामला आईनी बेंच के जजों की कमेटी को भिजवा दिया है और अब उनका फैसला होगा कि वो उस ख़त जिसके बारे में ख़ुद चीफ जस्टिस कहते हैं कि उसके साथ बड़ा ही एक सीरियस मटेरियल भी दिया गया है और बड़ा अच्छा मटेरियल दिया गया है, उसके बारे में क्या वो आईनी बेंच के सामने उस ख़त को बतौर सुओ मोटो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। ये वो ख़त है जिसमें बानी PTI इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए। 9 मई के फौजी तनसीबात पे हमलों के वाक़यात के बाद PTI के कारकुनों की पकड़ धक्कड़ और PTI को तोड़ने के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और 26 नवंबर को PTI के कारकुनों पर एहतजाज के दौरान गोलियां चलाने के भी इल्ज़ामात हैं। और इसके साथ ही 18 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जो ख़त हैं, 250 के करीब कुछ दस्तावेज़ात भी हैं जिसमें तस्वीर हैं, आदाद शुमार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम ख़त की सूरत में भेजी गई थी। तो ये जो इंकशाफ एक साथ ही हो रहा है कि IMF से वफ़द से मुलाकात के फ़ौरन बाद, और फिर शहबाज शरीफ के ख़त का भी हवाला दिया गया जो उन्होंने भी चीफ जस्टिस को लिखा है और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी दावत दे रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब को भी दावत दी जा रही है। तो ये सब कुछ एक ही दिन में एक ही दम कैसे हो रहा है और क्या इसमें IMF का जो कोई किरदार है कि इमरान खान के ख़त को भी अब इतनी अहमियत दी जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब जुल्फ़िकार भट्टी साहब और MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब। और जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पुराने आते रहे हैं और जब इनके हल्के में धांधली का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से आपने केस जीता था। अब आपके मुखालफिन जो हैं वो आपको फार्म 47 का MNA कहते हैं। नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई पिटीशन नहीं, कोई पिटीशन नहीं है। बहरहाल आप MNA हैं और उनके साथ तशरीफ फरमाए अदील सरफराज सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और इन्हीं से बात का आगाज़ करेंगे। अदील सरफराज साहब, पहले तो आपसे ही बात कर ले, मेरे ख्याल में अदालती मामला है। भट्टी साहब ने वैसे तो काला कोट पहन रखा है मगर ये वकील है नहीं, वकील है, डॉक्टर। तो अदील सरफराज साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो चीफ जस्टिस ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF के वफद से मुलाकात के बाद इमरान खान के ख़त का जिक्र किया है, तो ये जो इमरान खान के ख़त के ऊपर एक किस्म का सो मोटो नोटिस के लिए जजेस कमेटी अब गौर कर रही है, तो इसकी वजह कोई IMF का भी कोई इसमें किरदार आपको लगता है? क्या लग रहा है सर? टाइमिंग तो बड़ी ऑड है। देखें, क्योंकि जो बानी PTI का ख़त है वो एक तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हुआ है मगर उस पर कोई शुनीद हमारी तरफ नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस पर उसको टेकअप किया जा रहा है या कमेटी में ये मामला आया है ज़ेर बहस। अब अचानक से आज सुबह खबर आती है कि IMF का वफ़द मुलाकात करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चैम्बर में और वो मुलाकात ख़त्म होती है फौरी तौर पर सर 12:37 पर हमारे जो प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो मैसेज डालते हैं ग्रुप में कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि वो ब्रीफ करना चाहते हैं मीडिया को आज की IMF मीटिंग पर, वफ़द के साथ मीटिंग पर। और सर टाइम होता है तकरीबन 30 से 35 मिनट का नोटिस होता है कि इसमें आपने पहुंचना है कमेटी रूम में जहां पर वफ़द के साथ ही मुलाकात भी हुई है। हम वहां पर पहुंचे, चीफ जस्टिस ने आते ही 3 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने रखी कि एक तो आज जो IMF के वफ़द से मुलाकात हुई है और दूसरा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और जो कायदे इख्तिलाफ हैं उनको मुलाकात के लिए कहा गया है। और तीसरा हमारे लिए हैरान कुन था बानी PTI का वो ख़त जो ज़बान ज़द-ए-आम तो रहा है मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो टेकअप होगा। और आज की जो टाइमिंग है वो मैं अगेन बात करूँगा कि IMF के वफ़द की मुलाकात के फ़ौरन बाद ही ये कह देना कि हमने उसको भी टेकअप कर लिया है और कल मैंने ये मामला भिजवा दिया है कमेटी को, इस पर सवालात उठ रहे हैं और इस पर ज़ाहिरी बात है
सवालात इस वजह से उठेंगे कि क्योंकि आज से पहले तो आपने इस मामले को बिल्कुल ही नज़रअंदाज रखा और ये कोई पहला ख़त तो है नहीं उनका। उनकी जानिब से मुतअद्दिद आईनी दरख्वास्तें भी आपके सामने जब से आप चीफ जस्टिस बने हैं आ चुकी हैं, मगर आपने उनको टेकअप नहीं किया। इस वजह से इसको जोड़ा जा रहा है IMF के वफ्द के मुलाकात के साथ, क्योंकि इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है जो खबर भी थी आज हमारे लिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक ख़त लिखा है और उस वज़ीर-ए-आज़म के ख़त के बारे में ना पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया नहीं। भट्टी साहब को पता होगा उसका सर, वो क्योंकि बिल्कुल ही राज में रखा गया। अमूमन इस तरह के खतूत तो खुद जारी कर दिए जाते हैं मीडिया को, जब किसी आईनी ओहदेदार को एक दूसरा आईनी ओहदेदार खत लिखता है वो जारी किए जाते हैं, वो खत जारी नहीं किया गया। और वो आज चीफ जस्टिस ने खुद ही बताया कि हमने IMF के वफ्द को भी मुलाकात में बताया कि जो आपके रिजर्वेशंस हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रिजर्वेशन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी हमें एक खत की सूरत में आगाह कर रखे हैं, तो वो फिर इस वजह से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। हम आपके आने से पहले ही इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। तो ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो ख़त में लिखने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि IMF के वफ़द के आने से पहले वो ख़त लिखा जा रहा है? कहीं वो ये तो नहीं कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है PTI के साथ वो अदलिया नहीं किया है, हमारा क्या कसूर है, आप अपने आप को ठीक करें? ये मलबा शिफ्ट तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं जी, पहली बात तो है कि कोई IMF का वफद आया है, कोई थानेदार थोड़ा है कि हमने उसको सफाइयाँ देनी है। थानेदार तो बड़ी चीज होती है। नहीं, मेरी आप बात सुन लेना, ये थानेदार वाली बात ही है ना। MNA के लिए थानेदार बड़ी शायद होती है। नहीं, देखे अब हमारी आवाम यही समझती है ना। मिसाल दी ना थानेदार, बिल्कुल मैं ठीक, थानेदार का एक लफ्ज। अच्छा, वो थानेदार नहीं आया। अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें देखें, आपका जो IMF है ना उसका वफद जब भी आता है या कोई चीज़ ये चीज़ें होती तो जजों से नहीं मिलता। नहीं, मेरी बात सुनो, ये एक गवर्नेंस है, जस्टिस है। आप देखें ना, जब भी आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि आपका जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपका ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है कि ये इसको एक जोड़ तोड़ के अंदाज में और हर अंदाज में को ना एक अंदाज से पेश मतलब पहले भी जजों से मिलते रहे IMF के लोग। नहीं, ना भी मिले, इसमें कौन सा रहा है, मिल भी लें तो क्या हर्ज है। मेरी साहब की दफा तो नहीं मिले थे, इमरान खान साहब की दफा नहीं देखें इसमें बस अब हम ये कीड़े निकालने वाली बात है ना। अच्छा, अगर वो मिल रहा है तो उसमें क्या है, मुझे बताए क्या हर्ज है अगर मिल लिया है, हमें तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे IMF से वैसे हम पैसे लेते हैं जो हम वहाँ पे जुडिशली रिफॉर्म में भी खर्च करते हैं, हम डेवलपमेंट में भी करते हैं, हम जो है मीडिया पे भी लगाते हैं, हम इलेक्शन भी कराते हैं, सारी चीज़ों पे इलेक्शन कराते हैं। देखिए, इलेक्शन तो आप मुझे बता दें, जब से पाकिस्तान बना है तो आप मुझे बता दें हमारा इलेक्शन को शफाफ हुआ था। एक मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 2018 वाला शफाफ हुआ था। तो फिर देखें, ये इस पे तो इतराज़ात होते रहने हैं। लेकिन क्या वजह है कि IMF के लोग जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की, पाकिस्तान के वज़ीर कानून, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बातों पे एतबार नहीं करते और डायरेक्ट जजों से जाके सवाल जवाब कर रहे हैं? मतलब इसमें तो हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए कि हम हैं ना जनाब, हमसे पूछें आप हमारे जजों को क्या कहते हैं। जजों को तो हम नहीं बात कर सकते, आप बाहर से आके कैसे बात कर रहे हैं? अदलिया इतनी आज़ाद है, इतनी आज़ाद है। देखें, यहाँ पे जजेस को ना ऐसा एक सिस्टम में आइसोलेट किस्म का हम समझते हैं कि जो जजेस हैं ना दबा दिया गया है उनसे। मैं बताऊं, ये एक ऐसा, आप मुझे ये बताएं पे अमेरिका में जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन करता है? कांग्रेस आप बताएं। कांग्रेस करती है। वो अमेरिकी हैं। देखो, वो अमेरिकी हैं तो क्या भाई, हम कोई इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पे पार्लियामेंट के चंद मेंबर इसमें आ गए और 26 तरमीम में, तो यहाँ पे शोर है कि जी एग्जेक्टिव यहाँ पे जो सदर ट्रम्प अमेरिका में कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो शहबाज शरीफ कर सकते हैं। देखें, मैं आपको मिसाल आप अमेरिका की दे रहे हैं, देखें मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट हर जगह पे स्ट्रांग है। अच्छा, आप किसी कंट्री की ले लें। अच्छा, मतलब ट्रम्प भी फेल हो जाएगा। देखें, आपको पता है पिछले इलेक्शन में ट्रम्प के अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट ने रोल नहीं अदा किया। और गोली भी चली थी।
नहीं चली थी। हाँ, गोली मारी नहीं ना। नहीं देखे ना, तो इसी वाले से यार ये हर मुल्क के अपने इस मुल्क में भी तो गोली चली थी, मखसूस हालात होते हैं। अच्छा। हमने नहीं भुगता सारा। चले, आपके ख्याल में जो इमरान खान के खत के ऊपर सुओ मोटो की इसमें क्या हर्ज है? इमरान खान ने खत लिखा, आईनी कोर्ट को चला। अब आप कह रहे हैं क्या हर्ज है? पहले आप कहते रहे कि नहीं एक्शन लेना चाहिए किसी को, इमरान खान झूठ बोलते हैं, इमरान खान इल्जामात लगाते हैं। देखें आप खत का क्या बनता है, पता है उस खत में क्या लिखा? तो चीफ आर्मी स्टाफ को नहीं लिखा खत उन्होंने, लिखा है कि नहीं? लिखा है ना, बिल्कुल। जो कहते थे हमने बात ही नहीं करनी। अच्छा, तो अब आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अगर उसे टेकअप करती है तो नून लीग को तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए? हमें तो कोई एतराज नहीं कि वो टेकअप करे। ये अदलिया के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीफ जस्टिस ने उस खत को न सिर्फ टेकअप किया है बल्कि उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ये कहा है कि बड़ा सीरियस मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है, एक यूएसबी। कोई बात नहीं, उसको देखने दो अदलिया को, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। इससे पहले 6 जजों ने भी एक खत लिखा था ना, वो बड़ा सीरियस। देखें उसको जजेस नहीं, आप देखें ना जो लिखा है उस पर जजेस नहीं फैसला दिया, हमने तो नहीं। अच्छा, ये बताए ना कि IMF जानना चाह रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, क्या वाकई अदलिया आज़ाद है? देखें अदलिया, ये तो जजेस पे मुनहसर है। आपकी क्या राय है? वो आज़ाद हैं या नहीं आज़ाद? आपकी क्या राय है? ये वो बताए ना, मेरी आप बात सुने ना। अच्छा। अदलिया का ये देखें ना, आप मुझे बताएं कि ये तो उन पे अपने पे डिपेंड करता है। मैं कसम से आपको फंसा नहीं रहा। नहीं आप ये बता दें कि क्या हमारी अदलिया आज़ाद है? देखें मैं आपको बताऊं, ये अदलिया खुद बताएगी कि आज़ाद है या कैद है। नहीं, आप भी तो अदालतों में चक्कर लगाते रहे ना, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। देख बताएं उस वक्त आज़ाद थी? आप बताएं ना, आप और हम इकट्ठे वहां बैठा करते थे। अच्छा, तो आप बताएं उस वक्त आजाद थी? नहीं है तो आप बताएंगे, आप साहिल थे, हम तो रिपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त अदलिया आजाद थी जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ को 3 साल के लिए कहा कि आप बेशक आइन में तरमीम करें। आज भी आजाद नहीं है? नहीं 99 में आजाद थी। आप मान रहे ना, आज भी आजाद? देखें मैं आपको बताऊं, ये तो जजेस पे डिपेंड करता है, वो आजाद हैं या कैद हैं, वो खुद ही आजाद हो जाते हैं, खुद ही कैद हो जाते हैं। अफरीदी जो है वो आजाद हैं, खुद अपने फैसले। देखें आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात आती हैं। हम देखें ना, हम तो नहीं कह रहे कि जजेस जो है, जजेस पे कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है। अब उन्होंने फैसले अपने ज़मीर के मुताबिक करने करें, अगर वो आज़ादी में है या कैद में है, ठीक है, इसमें हमने। अच्छा देखिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी एक आज रिमार्क्स दिए हैं। ये बच्चों का, नौजवानों का जो CSS का एग्ज़ाम होता है हर साल, पिछले साल का 2024 के CSS का रिज़ल्ट आया नहीं है, और वो जो FPSC के रिटायर्ड जनरल साहब हैं वो आज अदालत में जाके कह रहे हैं कि जनाब अभी जो 2025 का है इसको होने दें। तो जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि जो रियासत का जो 4 सतून हैं उसमें जो अदलिया का सतून है वो तो हवा में है, और पार्लियामेंट और अदलिया और ये इदारे जो है वो कोलैप्स कर चुके हैं। जी। और उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने भी आज एक बयान दाग दिया है कि हम इस तरह की बातें देखें, वो अदलिया का हिस्सा है ना, वो अगर हवा में है या ज़मीन में है या आसमान पे है, वो तो अपने बारे में कुछ कहे ना। मेरी आप बात सुने, वो हमारे बारे में क्यों कुछ कहते हैं? अच्छा, उनका कोई हक नहीं कि वो सियासी बात करें। अच्छा, वो आपके वज़ीर-ए-आज़म को अहल और नाअहल और सादिक और अमीन सब कुछ करार दे सकते हैं। उस वक्त आप करके देखें, चलें आप करके देखें। तो आप क्या कर लेंगे? मैं कहता करके देखें ना, आप तो कर तो चुके हैं। नहीं हो गया ना, अब करें। अब आज आप पूछेंगे कि कैसे ये होता है। अच्छा, हाँ चलें, ठीक है। पार्लियामेंट मजबूत है, पार्लियामेंट मजबूत है, 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, जुडिशल कमीशन आ गया है, अब करके देखें। हाँ देखें, अब के मार के देख, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने जो एग्जैक्ट रिमार्क्स दिए वो आपको बता देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने FPSC के इम्तिहानात के हवाले से केस की समाअत के दौरान कहा, रियासत का सतून तो हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझ समेत 45 साल से ज़ायद उम्र के लोग नाकारा हैं, नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हो चुके हैं, अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं।
इसमें तो बज़ाहिर कोई गैर मामूली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उन्हें इतना ज्यादा शौक है ना तो वो रिजाइन दे नहीं, लेकिन आपको समझ आई उन्होंने क्या कहा? जी मैं बताता हूं, मैं सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि अदलिया जो रियासत का सुकून है वो हवा में है। उन्हें अगना पॉपुलैरिटी और इतने बयान देने का, लेकिन आप तो इनसे इत्तेफाक करते हैं। मैं अर्ज कर नहीं, आपने इनसे इत्तेफाक नहीं करते। नहीं मेरी बात सुनिए, आपने खुद अभी कोई बात कहने से गुरेज किया कि अदलिया आजाद है या नहीं, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं भी तो यही कह रहे हैं। देखें मैं आपको बताऊं, आज से पहले आप जरा इंडेक्स देखें अदलिया का, उसमें अदलिया का कितना नंबर था, आज कोई 1 साल में ये हुआ है क्या? ये मुझे पता है ना। अभी इनको महसूस हुआ ये कितना अरसा हो गया इनको जज बने? कितना अरसा हो गया इनको? कितना अरसा हो गया? ये तो आपके सामने ही जज बने। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आपकी हुकूमत में बने। नहीं 8 फरवरी को बने। नहीं 8 फरवरी की बात। तो देखें मैं यही कह रहा हूँ, ये पिछला अपना दौर देखें ना, इसमें इन्होंने इनका जो अदलिया का अपना इंडेक्स है पूरी वर्ल्ड में वो क्या है? नहीं तो अदलिया का इंडेक्स नहीं है, वो इंसाफ का इंडेक्स है। और इंसाफ देना सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, पार्लियामेंट, हुकूमत, इदारे सब इंसाफ देते हैं। हम इनको कहते हैं आपकी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन काम ना करे, सारा बोझ अदलिया पे डालते हैं। आप और हम दोनों गवाह हैं, 9:30 बजे कोर्ट शुरू होती है, 11 बजे खत्म हो जाती है। इस बार ये थक जाते हैं और ये वापस चले जाते हैं, सारे लेफ्ट ओवर कर। आज भी यही हो रहा है। हाँ हम इनको ये कहते हैं। हाँ आज भी यही नहीं बताए ना, हम कहते हैं 1.5 घंटा पूरे 24 घंटे में काम करें। महाराज जी तो मेहरबानी करें, काम करें। ये जरा स्पीकर कौमी असम्बली का अभी रद्द अमल देख लेते हैं। अयाज सादिक उन्होंने क्या कहा? एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी करा दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बड़े गुस्से में हैं, मगर शायद उनको उस वक्त गुस्सा नहीं आया था जब इस पार्लियामेंट के ऐवान बाला के चेयरमैन के इलेक्शंस के दौरान खुफिया कैमरे बरामद हुए थे। अयाज सादिक साहब को शायद उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया था जब इस पार्लियामेंट के अंदर घुस के इस्लामाबाद पुलिस और एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के स्क्वाड ने MNAs को घसीट के बाहर निकाला और गिरफ्तार किया। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ जब इस पार्लियामेंट पे 2014 में हमला हुआ, इसकी दीवारें गिराई गई, PTV पे हमला हुआ, तो पार्लियामेंट के साथ तो फौजी आमरों ने भी बहुत बुरा किया। बल्कि ये पार्लियामेंट ने 8वीं तरमीम भी पास की ज़िया-उल-हक के लिए, 17वीं तरमीम जनरल मुशर्रफ साहब को वैलिडेट करने के लिए पास की। उस वक्त किसी स्पीकर को गुस्सा नहीं आया। वैसे अदील सरफराज, ये जो अब बयान जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने दिए हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, ये बयान कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी इतना गैर मामूली रिएक्शन क्यों आ रहा है? जो रिएक्शन जहाँ होना चाहिए था वहाँ पे तो नहीं हुआ, आज एक जज के रिमार्क्स के ऊपर ऐसे खड़े हो गए। सर ये देखें, अभी जैसे भट्टी साहब बात कर रहे थे कि अब करके देखें, ये बेसिकली वही है कि 26वीं आईनी तरमीम अब हमने कर ली है, तो अब हम किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। आपको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी कि आप किसी भी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन हमारे मुतालिक दे दें। हम इतने ज़्यादा टची हो चुके हैं इस मामले पर कि एक जज ने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है और उसने अपने आप को भी बात सुनाई है और आपको साथ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने तो अपने आप को बात सुनाई है कि अदलिया भी इस वक्त हवा में है, साथ पार्लियामान की बात की है। बेसिकली तो ये भी तो देखें उनके सामने मुकदमा कौन सा है, मुकदमे में किस तरह की मुज़क्किर किस्म की बात हो रही है कि 2024 के नताइज आए नहीं है, 2025 के जारी करने दिया जाए। इस ज़मन में अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी, इससे माजी में हम देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, इवन हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस साहिबान ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं, इवन फैसले देते रहते हैं, तब कोई बात नहीं होती। आज एक वो पर्टिकुलर जज, जिस जज की सीनियरिटी ख़त्म करके एक
15वें नंबर पर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद जज को उनकी जगह पर लाकर सीनियर पूरे जज बना दिया जाता है और इन्हें चीफ जस्टिस बनाने से रोक दिया जाता है। उस जज की एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी अब जवाब ऐसा लग रहा है कि घड़ा जा रहा है कि अब जजेस साहिबान को टारगेट किया जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके एजेंडा नंबर 1 पे है वो, उसको अब ज़रा ओपन रखा जाएगा और वहाँ पर ये जो जजेस साहिबान अब हुकूमत को टफ टाइम देंगे या कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देंगे या अपनी ग्रीस से बाहर निकल कर खेलेंगे, उनको फिक्स किया जाएगा। मगर भट्टी साहब, आपको भी मानना पड़ेगा कि ये पार्लियामेंट जो है उस वक्त कहाँ होती है कि जब खुफिया इदारे जो है इस पार्लियामेंट के तमाम प्रोसीडिंग चलाते थे और आप लोग, आपकी पार्टी के लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि कर्नल लियाकत नामी एक बंदा जो है इस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलाता था, तो उस वक्त आपके स्पीकर अयाज सादिक जो हैं उन्होंने अभी तक क्या ऐसा काम किया है? और दूसरी बात यह है कि एक जज के रिमार्क्स को लेके जो इतना बड़ा एक मसला बनाया जा रहा है, पहले पार्लियामेंट और स्पीकर अयाज सादिक अपना अख्तियार तो जिता है ना, इतने बड़े वाकयात मैंने कोट किए, पार्लियामेंट में घुस के घसीट के निकाला गया, मैंने इसको खुफिया कैमरे बरामद हुए, क्या किया आप लोगों ने? मतीउल्लाह भाई, मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती से सबसे, हालांकि इलेक्टेड पार्लियामेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज्यादा अटैक जो हैं इदारों की तरफ से हुए पार्लियामेंट पे हैं। तो आप मेरी बात सुने ना, देखें हमारे कितने वजीर आज़म, कितने प्राइम मिनिस्टर्स को जिस भी पार्टी से हों, किस तरीके से कितने चीज़ों, किस तरीके से उनको घरों में भेजा गया, किस तरीके से लोगों को केसेस में घसीटा गया और फिर किस तरीके से लोगों की तजलील की गई। ये कौन करता रहा? आज आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। ये देखें, मैं सारे आप नाम भी नहीं ले सकते, एक जज को पकड़ के आप शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं सारे जजेस की बात नहीं कर रहा, आपके सामने आप मुझे बताइए पार्लियामेंट के साथ जो जुल्म होता रहा है, जिन्होंने इंसाफ देने की बजाय, आवाम को इंसाफ देने की बजाय, जहाँ पे आपकी पेंडेंसी ऑफ केसेस कितनी बनी, चले पेंडेंसी पे आ जाए। मुझे ये बताइए, इस पार्लियामेंट के साथ बड़ा जुल्म किसने किया? एक मिनट मुझे दे, एक सेकंड, जजों ने किया या जर्नलों ने किया? वहाँ पे आपके पर चलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ सब ने किया। अच्छा चलो, आप हाँ, मेरी आप बात सुने ना, देखें यहाँ जो जज का कंसेप्ट है वो तो एक जस्टिस का कंसेप्ट है ना, वो इसका कंसेप्ट तो नहीं है कि वो एग्जेक्टिव में जाए, नंबर 1, और नंबर 2 वो यहाँ पे पार्लियामेंट पे हमला कर दे फिर दोबारा और इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे, ये उसका काम तो नहीं है ना। अब मेहरबानी करें, वो अपना काम करें जहां आम लोगों को इंसाफ, और जर्नलों के लिए भी यही पैगाम है आपका? देखिए, मैं तो समझता हूं कि हर इदारे को अपने डोमेन में काम करना चाहिए, हर इदारे को। ठीक, मैं तो बिल्कुल इस हक में बिल्कुल सही। आदिल सरफराज, आज कुछ वैसी ही बात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान की, और उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है अपना असल काम तो करती नहीं है और वैसे ही मतलब गैर ज़रूरी काम करती रहती है। ये भी बड़ा ही एक, मैं समझता हूँ, एक रिमार्क था। लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब को आईनी बेंच के इस अहम रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इन रिमार्क्स पे बगैर कोई एतराज़ नहीं हुआ, और ये आए रोज़ ये रिमार्क्स आते रहते हैं। बिल्कुल, पार्लिमान अपना काम भूल चुका है, पार्लिमान अपना काम नहीं कर रहा। रोज़ाना की बुनियाद पर आईनी बेंच में जब से फौजी अदालतों का मुकदमा चल रहा है, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, और सर इस वजह से उनके बात पर नोटिस नहीं लिया जाता, क्योंकि ये उसी हुकूमत के नामजद करदा जजेस साहिबान हैं जो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देते हैं, तो उन्हें खुली छूट है। ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, ये उस कैंप का हिस्सा नहीं है, ये क्योंकि इस वक्त मुखालिफ कैंप में है, अपेरेंटली ये उस कैंप में है जिस कैंप में उनको वो टफ टाइम दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को, और वो सवाल उठा रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नताइज में जो कुछ हुआ, और फिर जो हमारे सामने 26 नवंबर का वाक़या हुआ और मुख्तलिफ वाक़यात हुए, उसमें उनका एक स्टांस है, और जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हाल ही में उन्होंने कुछ बातें की हैं, बेसिकली गुस्सा उन तमाम चीज़ों का है जो अब इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर निकाला जा रहा है, जो आए रोज़ अदालतों में जजेस साहिबान देते रहते हैं। सही। अच्छा, आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है मुनीज़ जहांगीर, उनके साथ राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए एक इंकशाफ किया है, और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ जो है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई करने पर भी हुकूमत सोच सकती है। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब के हवाले से उन्होंने बात करते कहा कि ये जजेस हर बात पे ख़त लिख देते हैं, और ये एक मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में भी आ सकता है।
और उन्होंने ये भी कहा कि 2 सीनियर जजेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामलात नहीं चल रहे, वो हर मामले में ख़त लिखते हैं और बाइकआउट करते हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि राना सनाउल्लाह जो ख़ुद जो हैं बड़े विक्टिम रहे हैं जाली झूठे इल्ज़ामात और मुकदमात के, आज जो हैं वो ख़त लिखने के ऊपर, वो खतूत भी जिन आइनी मामलात पे लिखे गए हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहे राना साहब, मगर वो कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट का रेफरेंस बन सकता है। तो क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सारे अमल का हिस्सा हो सकते हैं आपके ख्याल में? सर अब तो कोई बईद भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। माजी में भी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, शुक्र करें ये लोग काजी फायद ईसा साहब इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं है, वगरना खतूत तो उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखे हैं। एग्जैक्टली तो उनको तो डिफेंड किया जाता है। आगाज़ी उन्होंने बाकायदा खतूत से किया, अनवर जमाली साहब के दौर से उन्होंने शुरू किया और कोई चीफ जस्टिस नहीं बाकी बचे, सब तो पूरी किताब छापी जा सकती है उनके खतूत की, और ये बुनियाद उन्होंने डाली थी। बहरहाल ये जजेस साहिबान सर जो सवालात उठा रहे हैं, बेसिकली तो इनके रिजर्वेशन हैं, कुछ इनके ग्रीवेंसेस भी हैं, रिजर्वेशन हैं, और ये आईनी नुकात उठा रहे हैं। आज भी चीफ जस्टिस के साथ बात हुई, लेकिन एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस, आपने सवाल किया कि चीफ जस्टिस क्या जाएंगे उस तक, सोच सेम है दोनों की, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि ये दलीलें मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब अगले सेगमेंट में बात होगी कि आखिर IMF का वफद जजों से चाहता क्या है, और इसके लिए हमने खसूसी तौर पे इकॉनमी को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सैयद मेहताब हैदर से दरख्वास्त की थी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है नेक्स्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट और फाइनेंस के रिपोर्टर सैयद मेहताब हैदर ने। मेहताब हैदर साहब, IMF के वफद की एक बड़ी ही गैर मामूली मुलाकात जो चीफ जस्टिस से आज हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस से भी हुई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, और आम आदमी को बताने के लिए कि IMF का तकनीकी एतबार से जजों से क्या ताल्लुक़ है और सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक़ है, वो क्यों वहाँ पे गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, उसके तहत एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि पाकिस्तान जो है वो उसने IMF को अलाउ किया था कि गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो पाकिस्तान करवाएगा। उसके तहत जो है ये IMF का एक टेक्निकल मिशन है जो कि आया है पाकिस्तान, ये 6 फरवरी से जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर और जो एंटी करप्शन का पूरा एक गवर्नेंस का मैकेनिज्म है उसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात करनी है, और उनसे मुलाकात करके अभी ये इसकी इनिशियल है। इसके बाद दोबारा उन्होंने अप्रैल के दौरान जो है वो पाकिस्तान आना है, और अपनी रिपोर्ट जो है हुकूमत पाकिस्तान ने एग्री किया हुआ है कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो जुलाई में उनको जो है वो पब्लिश किया जाएगा, और ये है बड़ी सिग्निफिकेंट। देखिए, पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा अब क्यों हो रहा है? और उसके फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ख़त के ऊपर भी चीफ जस्टिस ने ऐलान कर दिया कि हमने जजेस कमेटी को भेज दिया, उस पर गौर किया जाएगा, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक बड़ा मटीरियल है उस खत में भी। ये अचानक इमरान खान कैसे याद आ गया IMF के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद? देखें, ये मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत ने एग्री किया हुआ था, और ये अब आप देखें कि ये इससे पहले किन किन ममालिक में इस तरह की गवर्नेंस और एंटी करप्शन की जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें श्रीलंका है, और अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं, कैमरून, ज़म्बिया और इस तरह के ममालिक हैं जिनमें ये इस तरह की असेसमेंट जो है वो IMF की आ चुकी है। एक तो ये मैं समझता हूँ कि, और उसके बाद जिसका हवाला आप दे रहे हैं कि उसके बाद उनकी वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो आया है, तो वो बुनियादी तौर पर अगर आप उनकी प्रेस रिलीज भी देख लें तो जो IMF सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज, जी सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो बुनियादी तौर पर IMF है उसने ओवरऑल जो गवर्नेंस के अंदर जो जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल है और उनकी जो इंडक्शन का तरीका है, और जिस तरीके से जो है वो आपने देखा कि जो चीज़ें आई हैं, तो वो उस तमाम तनाज़र में एक IMF के रेडार के ऊपर ये सारा मामला है। और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है। आज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि IMF के तो ये 23वां या 24वां प्रोग्राम है, तो ये इस दफ़ा आपने ये गवर्नेंस और एंटी करप्शन की चीज़ों को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का हिस्सा करार दे दिया, वरना पहले IMF सिर्फ कमेंट्री करके गुजर जाता था। लेकिन आप मुझे बताएं, और पाकिस्तान देखने वाले लोग भी, कि जो गवर्नेंस की हालत है इस मुल्क के अंदर, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर IMF ने इसको शामिल कर लिया है तो
ये बड़ी खुशाइन बात है। अब देखना ये है कि IMF क्या सिर्फ कमेंट्री करेगा जब रिपोर्ट पब्लिश होगी, या क्योंकि IMF का होता क्या है, ये जो टेक्निकल मिशंस होते हैं ये बेसिकली कंडीशनैलिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर जाती हैं चीज़ें। तो अब देखना ये है कि IMF उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो क्या चीज़ें लिखता है। आपके ख्याल में क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं, और क्योंकि आप IMF को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तो आपकी राय में IMF क्या तासुर लेके इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से गई है, और ख़ास तौर पे क्या अदलिया आज़ाद है, क्या जजेस जो हैं वो मेरिट पे तैनात किए जा रहे हैं, और क्या अदलिया 26वीं यानी तरमीम के बाद हुकूमत के कंट्रोल में है? इस बारे में आपकी राय में IMF क्या तासुर लेके गए होंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो जुडिशल इशू है, इसके ऊपर तो जब IMF की रिपोर्ट सामने आएगी तो मैं उसके बारे में कह सकूंगा, लेकिन तसर यही है, आप दुनिया की किसी भी ग्लोबल जो है उसमें देख लें तो वो जुडिशरी को कहाँ पे रैंकिंग करते हैं, इसलिए इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर तो सवालिया निशानात हैं। लेकिन आपने मेरी राय पूछी है तो मैं आपको बताऊं कि वो इस सारे प्रोसेस का जायज़ा लेंगे। वो एंटी करप्शन में जो नैब का लॉ है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकते हैं। अब वो किस तरह की अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में तो मैं, यानी आप ये देखें कि जो नैब का भी ओवरऑल इस मुल्क के अंदर रहा है कि उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो इसके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं। अब यही वो इश्यूज़ हैं जिनको देख के मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी जजमेंट देने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जब वो अप्रैल के दौरान आए और एक ड्राफ्ट रिपोर्ट अपनी लिखनी शुरू करें तो उसके बाद जो है उसके बारे में राय जो है वो देनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर भी और जो एंटी करप्शन के लॉज हैं उनके ऊपर भी IMF सवालात ज़रूर उठाएगा। आपको लगता है कि ये जो इंटरेक्शन अदलिया में हुआ है और चीफ जस्टिस ने जो अचानक इमरान खान के ख़त का नोटिस लेने का ऐलान किया है, तो इसका कोई फ़ायदा PTI को भी हो सकता है या इस सिस्टम को हो सकता है? मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूँ जी, इंडिविजुअल्स, ये तो इस मुल्क की रवायत रही है कि आपने देखा कि जुडिशरी को और ये जो एंटी करप्शन का मैकेनिज़्म है इसको मैंने जैसे पॉलिटिकल ईलिंग और व्हीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। अल्टीमेटली तो मैं सिस्टम की बात करना चाहता हूँ। देखिए, सिस्टम जब इम्प्रूव होगा ना, फिर उसके नतीजे में इस मुल्क के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और सिस्टम के ऊपर जो लोगों का एतमाद है वो भी बहाल होगा। शख्सियात, आज फ़र्ज़ किया आज इमरान खान जो है वो विक्टिम है, उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ भी विक्टिम रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब ये लोग हुकूमतों के अंदर आ जाते हैं फिर ये वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है जिससे इस मुल्क के निज़ाम को निकालने की ज़रूरत है। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ख़त लिखा जिसके बारे में आज चीफ जस्टिस ने इंकशाफ किया कि उन्होंने भी एक ख़त लिखा था इनको। उस ख़त लिखने का बज़ाहिर तो जो बताया गया है यही है कि कुछ अदालती इस्लाहात के हवाले से कुछ तजावीज़ उन्होंने शायद दी हैं। तो शहबाज शरीफ का ख़त लिखना IMF के वफद के आने से पहले, क्या ये जो कुछ भी पिछले 3 साल में PTI के साथ हुआ या सियासतदान या सियासी कारकुनों के साथ हुआ, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत ये सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट या अदलिया पे तो नहीं डाल रही, और वो जो ख़त है वो एक किस्म का अपने जान छुड़ाने के लिए, अपना बोझ अदलिया पे डालने के लिए? देखिए, इस मुल्क में ये रवायत तो रही है कि हर कोई अपना भक्त जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर शिफ्ट करता है। एक तो उस खत के अंदर, अब मुझे उससे नहीं पता कि उसके मेजर नुकात प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या उठाए हैं, लेकिन आप ये तो देखें ना कि इस मुल्क के अंदर ये रवायत रही है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी उठा के, पॉलिटिशियंस जो हैं वो जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, जुडिशरी तो बात ज़्यादा नहीं करती, अपने फैसलों के ज़रिए वो ज़्यादा वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रही है। मुझे ये बताएं, मैं देखें इकॉनमी को कवर करता हूँ, आप इकॉनमी की चीज़ों को देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जो यहाँ पे डिसीजंस दिए गए वो इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ मसाइल रहे और वो सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो अल्टीमेटली वक्त ने साबित किया कि वो जिस अंदाज में वो डिसीजन किए जाने चाहिए थे वो उस अंदाज में नहीं हुए। तो इस मुल्क में जुडिशियल इस्लाहात की तो मैं समझता हूँ कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो इस्लाहात अपने फ़ायदे के लिए होनी चाहिए या सिस्टम के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, ये बुनियादी सवाल है जिसका जो है वो इन लोगों को जवाब देना चाहिए। अच्छा, क्विकली आखिर में, एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि वसाइल नहीं है,
दूसरी तरफ पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ जो हैं अरबों रुपयों के नए मंसूबे ला रही है, नई रिलीफ भी दे रही है आवाम को। अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ देनी चाहिए, मगर क्या ये एक तजाद नहीं है? और फिर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें भी जो हैं वो 6 गुना बढ़ा दी गई हैं, 5 गुना बढ़ा दी गई हैं। तो इस तजाद को IMF कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने अपने अखराजात जो है वो कम करने हैं, इसीलिए वो राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट का हवाला देते हैं। वो कहते हैं जी बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो 80th अमेंडमेंट के बाद जो है वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी टाइम पे पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक चकमा दिया जाएगा और वो जो इख्तियारात हैं वो फाइनेंस कमेटी के हवाले कर दिए जाएंगे और फाइनेंस कमेटी को ये कहा जाएगा कि ठीक है आप इसको अप्रूव जो है वो कर दें। हुकूमत भी अपने आप को बचाना चाहती है, स्पीकर नेशनल असम्बली भी अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं और वो स्टैंडिंग कमेटी में जो है वो उसको अप्रूवल दे देंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए इस मुल्क में मसला क्या है इस टाइम। 100 रुपये अगर जमा होते हैं तो 60 रुपये वो पैसे जो है वो सूबों के पास चले जाते हैं NFC के तहत। मसला ये है कि सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन सूबों की अगर अपनी कंट्रीब्यूशन देखी जाए इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन तो वो लेस देन 1% ऑफ GDP है। फेडरल गवर्नमेंट की कोई 9 to 10% है। तो ये क्या तरीका है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बर्ड फील करे और वो सारे वसाइल जमा करे और वो सूबों को दे दे और सूबे जो है अपनी जो मेजर बसन 3 से 4 मेजर टैक्सेस सूबों के पास है। एग्रीकल्चर इनकम अभी आपने देखा कि वो सूबों के पास है, GST और सर्विसेज सूबों के पास है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस जो है वो सूबों के पास है, एक्साइज जो है वो सूबों के पास है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो जमा करने की है वो कोई नहीं है। अखराजात और अपने आप को रोज़ाना जो है वो मुख्तलिफ स्कीमें और वो स्कीमें मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी किसी टाइम बात होनी चाहिए कि क्या वो पैसे जुडिशियसली इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सर बहुत शुक्रिया सैयद मेहताब हैदर। चीफ जस्टिस की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया से, कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू की गई, इसमें बहुत सारे सवालात के जवाब अभी आने हैं और शायद आने वाले दिनों में वो जवाबात अदालती फ़ैसलों की शक्ल में भी मिल सकते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।